नमस्कार, विद्यार्थी मेरा ओंकार सिंह आरके अकेडमी यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधों के बारे में चर्चा करते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्व ऐसे निबंधों का संकलन किया गया है। हाँ, तो हमने 5 निबंधों को एक क्रम में रखा हुआ है। इन्हीं में से निश्चित रूप से एक निबंध आपको प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेगा। विज्ञान और मानव जीवन। पहला निबंध क्या है? विज्ञान और मानव जीवन। दूसरा जनसंख्या विस्फोट, कारण और निवारण। तीसरा आतंकवाद का भी क्या है? कारण और निवारण। चौथा बेरोजगारी की समस्या और समाधान। पांचवा 2025 का महाकुंभ। हाँ, विज्ञान और मानव जीवन। पहला निबंध हम चर्चा करते हैं विज्ञान और मानव जीवन। विज्ञान का हमारे मानव जीवन पर कैसा प्रभाव है? कुछ तो मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक प्रभाव मिलते हैं और कुछ बहुत ही हानिकारक। तो इन्हीं बातों के लिए आज चर्चा करते हैं प्रस्तावना। पहला हेडिंग हमारा क्या होगा? प्रस्तावना। विज्ञान आधुनिक युग की सबसे बड़ी शक्ति है। आज के युग की सबसे बड़ी ताकत क्या है? विज्ञान। आज का युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज का युग क्या कहलाता है? विज्ञान का युग। इसीलिए से कलयुग भी कहते हैं। कल युग। कलयुग क्यों कहते हैं ये भी समझ लें। कल मीन्स होता है मशीन। कल अनेकार्थी शब्द है, यहाँ लिख देते हैं हम। कल क्या है? अनेकार्थी। कल मशीन और फिर आने वाला दिन या फिर बीता हुआ। तो मशीन का युग होने के कारण से कलयुग कहते हैं। और मशीन किसकी देन है? मशीन देन है विज्ञान। तो समझ में आया? ये विज्ञान का युग कहलाता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और परिश्रम के बल पर क्या बताया? मानव ने अपनी बुद्धि और परिश्रम के द्वारा विज्ञान के माध्यम से असंभव को संभव करके दिखाया है। असंभव कार्यों को कैसा संभव बना दिया है? क्या 50 वर्ष पहले हम ये जानते हुए कि हम इस प्रकार से दूर स्थित लोगों से आमने सामने खड़े होकर के बात कर लेंगे? आज हम वीडियो कॉल के जरिए कितने ही दूर व्यक्ति है हमारा सगा संबंधी बात कर लेते। तो यही है कि असंभव कार्य को कैसा करके दिखाया है? संभव। विज्ञान ने मानव जीवन को सरल, मानव जीवन को कैसा कर दिया? सरल कर दिया। जाने आने के साधन कितने सरल है। किसी दूसरे देश को जाना हो, पैदल यात्रा करके जाते तो महीनों के या वर्षों लगे जाते पहुंचने में, और आज एरोप्लेन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा कितनी शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। तो मानव जीवन को कैसा कर दिया? सरल और सुगम तथा सुविधाजनक बना दिया है। अनेक सुविधाएं हैं। गर्मी लग रही है, विज्ञान ने हमको क्या दे दिए? हवा करने वाले बहुत से यंत्र दे दिए।
तो कैसा बना दिया है? सुविधाजनक। प्राचीन काल में जो कार्य कठिन और समय लेने वाले होते, नाली खोदना, पहाड़ों को तोड़ना कितना कठिन कार्य था, और आज पहाड़ों को तोड़ना मशीनों के द्वारा पहाड़ वैसे ही तोड़ दिए जा सकते हैं जैसे हम कच्ची मिट्टी को तोड़ते। तो कैसा कर दिया है? बहुत ही सरल बना दिया है। आज कुछ ही क्षणों में पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मानव जीवन को विज्ञान ने कैसा बनाया है? सरल, सुगम, सुविधाजनक और आनंदमय। तो ये हमारा पहला विकल्प हुआ, प्रस्ताव। अब यहाँ से आगे दूसरा हेडिंग डाले, विज्ञान का अर्थ और विकास। विज्ञान का अर्थ और विज्ञान का विकास। विज्ञान, विज्ञान शब्द का अर्थ है विशेष ज्ञान। ही विषय के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही क्या। यह प्रकृति के नियमों को समझने और उनका उपयोग करने की कला। क्या बताया? प्रकृति के नियमों को समझने और उनका उपयोग करने की कला है। प्राचीन काल में भी विज्ञान के कुछ रूप मौजूद थे। इस प्रकार से हम रामायण में, महाभारत में देखते हैं कि बहुत दूर दूर स्थित श्री रामचंद्र जी अपना वार चलाते हैं, जो रावण के राजमहल में पहुंचता है, उनके मुकुट को गिरा देता है। तो वो क्या थे? वो समय के प्रक्षेपास्त्र। हाँ, परंतु आधुनिक युग में इसका तीव्र विकास हुआ है। जो विज्ञान प्राचीन काल में भी सुनी जाती थी, आज इसका कैसा विकास हुआ है? और ज्यादा विकास हुआ। महान वैज्ञानिकों जैसे आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और सीवी रमन ने विज्ञान को नई दिशा दी है। इनके आविष्कारों और खोजों ने मानव जीवन में क्रांति लाई। क्या किया है? मानव जीवन में क्रांति पैदा कर दी है। क्रांति का मतलब जानते हैं? बदलाव। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, और बदलाव कैसा? अच्छा। अब एक और हेडिंग डालते हैं हम, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व। दैनिक जीवन में विज्ञान का, विज्ञान हमारे रोजाना के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है देखते हैं। आज हमारा दैनिक जीवन विज्ञान पर ही आधारित है। तमाम कार्य सुबह से लेकर शाम तक विज्ञान के द्वारा ही चलते हैं। बिजली, मोबाइल फोन, मशीनें, आना जाना, सब कुछ विज्ञान पर ही निर्भर है। बिजली, पंखा, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि सभी विज्ञान की ही देन है। यातायात के साधनों जैसे रेल, बस, कार, हवाई जहाज ने दूरियों को कम कर दिया है। तो क्या लगता है कि दूरी ही कम हो गई है?
जहाँ हम प्राचीन काल में पैदल यात्रा करते थे तो 1 सप्ताह चलने की जो दूरी थी वो आज विज्ञान के द्वारा बहुत छोटी हो गई। बस से, कार से, मोटरसाइकिल से, और बहुत ज़्यादा दूरी है तो हवाई जहाज के द्वारा तय कर ली जाती। संचार के क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक परिवार बना दिया। पूरी दुनिया, किसी दूसरे देश में हमारा संबंधी है तो मैं उससे इस प्रकार बात कर सकते हैं जैसे आमने सामने बैठे हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान का विशेष योगदान है। ये भी योगदान है कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और हमारा पढ़ाया हुआ आप देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। ये विज्ञान का ही तो चमत्कार है। ऑनलाइन कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकें छात्रों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। तो ये हो गया दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व। अब देखिए अगला हेडिंग है चिकित्सा और उद्योग में विज्ञान। चिकित्सा में और उद्योग धंधों में विज्ञान की उपयोग। चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है। पहले जिन बीमारियों का इलाज संभव नहीं था आज उनका उपचार संभव हो गया है। जैसे एक्सरे क्या होते हैं, हमारे शरीर का अंदर का चित्र ले लेते हैं, शरीर के अंदरूनी हिस्सों का क्या लेते हैं, चित्र। अल्ट्रासाउंड और आधुनिक दवाइयां ने मानव जीवन की आयु बढ़ा दी है। क्या मानव जीवन की उम्र बढ़ा दी है। उद्योगों में मशीनों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अब देखिए विज्ञान के दृष्टि, विज्ञान हमारे लिए जितनी लाभदायक है तो कहीं वो हानिकारक भी सिद्ध हो। तो हमें ये भी समझना है कि वो हानिकारक किस प्रकार से है। तो विज्ञान जहाँ वरदान है वहीं इसका दुरुपयोग अभिशाप भी बन सकता है। परमाणु बम क्या है, परमाणु अस्त्र है, ये सब विज्ञान की देन है। और जब ये अपना कार्य करते हैं तो उनसे क्या होता है, जनजीवन नष्ट हो जाता है। वो जहाँ भी बम फटेगा, जहाँ भी आग्नेय अस्त्र गिरेंगे वहाँ का जनजीवन नष्ट हो जाएगा। और अन्य विनाशकारी हथियार मानवता के लिए खतरा है। प्रदूषण और पर्यावरण की समस्याएं भी विज्ञान के अनियंत्रित प्रयोग का परिणाम। विज्ञान ने इतनी मशीनें, इतने वाहन बनाए हुए हैं जिसके द्वारा हमारा पर्यावरण दूषित, हवा बहुत ही, इसलिए विज्ञान का उपयोग सदैव मानव कल्याण के लिए ही करना चाहिए। विज्ञान का प्रयोग किस लिए करना चाहिए, जन जीवन के कल्याण, विनाश के लिए नहीं। अब निष्कर्ष क्या देखते हैं, उपसंहार भी मान सकते हैं हम। अंततः कहा जा सकता है कि विज्ञान मानव जीवन का अभिन्न अंग है।
विज्ञान मानव जीवन का क्या बन गया है? अभिन्न अंग बन चुका है। इसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना, जिनके लिए भी बिजली ना आए, एक दिन के लिए हमारी संचार सेवा ठप हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, तो कितनी बड़ी परेशानी, कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती। हाँ, विज्ञान ने हमें अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, परंतु इसका सही और संतुलित उपयोग ही हमें सुखी और सुरक्षित जीवन दे। अतः हमें विज्ञान का उपयोग सदुपयोग की भावना से ही करना चाहिए। इस प्रकार ये हमारा हो गया। यही निबंध हम विज्ञान के चमत्कार के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात वही लिखी जाएगी, नाम भले ही निबंध का बदल के रख दिया जाए। हाँ, अब अगला निबंध देखते हैं हम, जनसंख्या विस्फोट, कारण और निवारण। जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं और उसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। प्रस्तावना में देखते हैं, भारत एक विशाल और विकासशील देश है। यहाँ की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जब किसी देश की जनसंख्या उसकी उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। क्या बताया कि किसी देश की जनसंख्या इतनी हो जाए कि वहाँ उपलब्ध साधन कम पड़ जाए, या किसी परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाए और उसके संसाधन कम हो, तो वहाँ क्या कहा जाएगा? जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, आज जनसंख्या विस्फोट हमारे देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है। इसी कारण बहुत सी समस्याएं खड़ी हुई है। बेरोजगारी की समस्या है, सड़कों पर जहाँ देखेंगे वहाँ भीड़ दिखाई देगी। किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ भीड़ दिखाई देगी, रेलवे स्टेशन जाएंगे वहाँ भीड़ दिखाई देगी, बाजारों में भीड़ दिखाई देगी। कारण क्या है? कि जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि। यह समस्या गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और प्रदूषण जैसी अनेक कठिनाइयों को जन्म देती। क्या समझ में आया कि जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि बहुत सी समस्याएं। हाँ, दूसरा हेडिंग है जनसंख्या विस्फोट के कारण। ये कौन से कारण है जिसके कारण जनसंख्या कारण है, जिनके द्वारा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है? तो जनसंख्या वृद्धि के लिए कई कारण जिम्मेदार है। सबसे बड़ा कारण अशिक्षा। जनसंख्या वृद्धि में सबसे बड़ा कारण क्या है? अशिक्षा। अशिक्षित व्यक्ति अपनी संतान को यह समझता है कि ईश्वर की देन। शिक्षा के अभाव में लोग परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझते हैं कि हमें अपने परिवार का नियोजन स्वयं करना है। कितनी संतानें ही हम उत्पन्न करनी चाहिए जिसकी हम ठीक से देखभाल कर सकें। तो इस बात को कौन नहीं समझ पाता है? अशिक्षित। ग्रामीण क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह होना भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण। क्या बताया? ग्रामीण क्षेत्र में
और कम उम्र के बच्चों का विवाह कर दिया, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति के कारण मृत्यु दर में भी कमी आई है। जन्म दर तो बढ़ ही रही है पर मृत्यु दर कम हो रही। क्यों? चिकित्सा क्षेत्र में अत्यधिक विकास हो चुका है, जबकि जन्म दर अभी भी अधिक है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा तथा सामाजिक रूढ़ियां भी अधिक संतानोत्पत्ति को बढ़ावा। क्या बताया? पुत्र प्राप्ति की कामना अधिक संतान उत्पन्न के लिए करती है। जैसे किसी माता पिता के पास 2 बेटियां हैं तो वो कोशिश करता है कि एक बेटा भी होना चाहिए। तो इस तरह के कारण जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त मनोरंजन के साधनों की कमी है और जागरूकता का अभाव भी इस समस्या को बढ़ाता है। इस समाज में जागरूकता की कमी है। अशिक्षित समाज के लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें अधिक संतान उत्पन्न नहीं। ऐसे बहुत कुछ बताया जाता है, जगह जगह बेटी हूँ अथवा बेटा। संतानें कितनी बताई हैं? बच्चे 2 ही अच्छे। अगला है हमारा हेडिंग है जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम। यानी अधिक जनसंख्या होने से कौन कौन से बुरे नतीजे सामने आते। तो जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम। जनसंख्या विस्फोट के अनेक दुष्परिणाम हैं। देखिए क्या क्या है। बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी। सबसे पहला कारण तो यही है, बेरोजगारी। और बेरोजगारी के कारण फिर एक और समस्या आती है, गरीबी। बेरोजगारी होने के कारण अगली समस्या क्या उत्पन्न होगी? गरीबी। गरीबी बढ़ती है और गरीबी होगी तो फिर काय की समस्या आएगी? भोजन की, आवास की, मकान की, वस्त्रों की, शिक्षा की, यानी सभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है। जो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये भी कठिन हो जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण, वन कटाई और जल संकट जैसी समस्याएं भी बढ़ती हैं। अरे किसी स्थान पर 10 लोग रहते हों और वहीं पर 1000 लोग रहने लगे तो कितनी गंदगी बढ़ेगी, वहां पूरी होगी। यही बताया है। फिर उनके खाने पीने के लिए, अधिक अन्न उगाने के लिए क्या होगा? बाग उजाड़े जाएंगे, वन काटे जाएंगे, प्रदूषण कैसा? पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। शहरों में भीड़ भाड़, झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार और अपराधों में भी वृद्धि होती है। इन सब का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि। अब देखिए अगला हेडिंग होगा जनसंख्या नियंत्रण। हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए इससे हमारी जनसंख्या नियंत्रित रहे, हमारा परिवार को नियोजित रहे। जनसंख्या विस्फोट की समस्या का समाधान आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा का प्रसार सबसे पहली चीज है। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है विशेषकर महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना परम आवश्यक।
परिवार नियोजन के साधनों का प्रचार और प्रसार करना चाहिए और लोगों को छोटे परिवार के लाभ समझाने चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार, बहुत ज्यादा इसका प्रचार होता है। सरकार को कठोर नीतियां बनाकर उनका सही ढंग से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। विवाह की न्यूनतम आयु का पालन तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब इसके निष्कर्ष, और निष्कर्ष ये हमारा क्या होता है, उपसंहार। ठीक है, अंत में कहा जा सकता है कि जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर समस्या है, बहुत ही गंभीर समस्या है। यदि समय रहते का मतलब सही समय पर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो विकास की गति रुक सकती। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह छोटे परिवार के सिद्धांत को अपनाए और देश के उज्जवल भविष्य में सहयोग करे। इस प्रकार से ये हमारा निबंध हुआ, जनसंख्या विस्फोट, कारण और निवारण। बहुत अच्छा निबंध है, परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हाँ, अगला निबंध संकलित किया है आतंकवाद। आतंकवाद के कारण क्या है और उनका क्या निवारण हो सकता है। आतंकवाद, कारण और निवारण। तो पहला हेडिंग हम देखते हैं, प्रस्ताव कि आतंकवाद आधुनिक युग की एक गंभीर और ज्वलंत समस्या, विकट समस्या है। ये है मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद का उद्देश्य भय और हिंसा के माध्यम से समाज में अशांति फैलाना तथा अपने स्वार्थों की पूर्ति करना। आज विश्व का कोई भी देश इससे अछूता नहीं। सभी देशों में, संसार के सभी देशों में यह समस्या है कि विघटनकारी शक्तियां और तरह तरह के कांड रचती रहती, जिसमें जनजीवन कष्ट हो। हेडिंग क्या होगा, आतंकवाद के कारण। क्या कारण है जिनके द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। आतंकवाद के कई कारण हैं। सामाजिक असमानता, बेरोजगारी और अशिक्षा इसके प्रमुख कारणों में गिने जाते हैं। क्या क्या, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी और अशिक्षा, ये आतंकवाद के प्रमुख कारण हैं। जब लोगों को अवसर और न्याय नहीं मिलता, जब तक कार्य करने का उचित अवसर नहीं, बेरोजगार रह जाते हैं। कभी कभी उन्हें न्याय प्राप्त नहीं होता है तो बदले की भावना में ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं, भटक कर गलत मार्ग अपना सकते। राजनीतिक स्वार्थ, धार्मिक कट्टरता और अलगाववादी विचारधाराएं भी आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। कुछ संगठन अपने विचारों को जबरन थोपने के लिए हिंसा का सहारा
लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ देश अपने हितों के लिए आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देते हैं। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे विश्व को झकझोर दिया है। उदाहरण के लिए सन 2001 में अमेरिका में हुए 11 सितंबर के हमले, जिनमें आतंकवादियों ने विमानों का अपहरण कर विश्व व्यापार केंद्र पर हमला। सन 2008 में भारत के 11 मुंबई हमले, जिनमें मुंबई शहर के विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी हमले किए गए। इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि आतंकवाद विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा है। तीसरा हेडिंग है आतंकवाद के दुष्परिणाम। आतंकवाद के बुरे परिणाम क्या है वो समझाए गए हैं। आतंकवाद से जन धन की भारी हानि, लोग की जानें चली जाती हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं, बहुत सी संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो आतंकवाद के कारण क्या है, जन और धन की भारी हानि होती है, निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। आतंकवाद से कैसे लोग मारे जाते हैं, जो निर्दोष होते हैं, और समाज में भय का वातावरण बन जाता है। देश की आर्थिक प्रगति रुक जाती है और विकास कार्य प्रभावित होते। इसके अतिरिक्त आतंकवाद से आपसी विश्वास कमजोर होता है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। युवा पीढ़ी भी भटक सकती है, जिससे राष्ट्र का भविष्य संकट में पड़ सकता है। अब आतंकवाद के निवारण के उपाय, अगला हेडिंग क्या होगा, चौथा, कि आतंकवाद निवारण करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो आतंकवाद के समाधान के लिए कठोर कानून और सख्त सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। सरकार को खुफिया तंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। खुफिया समझते हो, CID, क्राइम ब्रांच, तो ये हमारे हैं खुफिया तंत्र। इसके साथ ही शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए ताकि युवाओं को सही दिशा मिल सके। सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना भी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होना चाहिए। तो इस विकट समस्या के लिए संपूर्ण संसार, देश सामने आए और आतंकवादियों को सख्त से सख्त सजा। अब देखिए निष्कर्ष। हाँ, आतंकवाद से जन धन की भारी हानि होती है, निर्दोष लोगों की जान चली जाती है और समाज में भय का वातावरण बन जाता है। देश की आर्थिक प्रगति रुक जाती है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त आतंकवाद से आपसी विश्वास कमजोर होता है और सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। युवा पीढ़ी भी भटक सकती है, जिससे राष्ट्र का भविष्य संकट में पड़ना। तो हमें इस विकट समस्या के समाधान के लिए
भरसक प्रयास करना चाहिए। अब हम नंबर 4 पर संकलित निबंध है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। क्या है बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान? सामना में देखते हैं कि बेरोजगारी आज के समय की एक गंभीर समस्या, सामाजिक और आर्थिक समस्या है। बेरोजगारी क्या है? आज के समय की बड़ी ही गंभीर, बहुत ही गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है। जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य और इच्छुक होने के बावजूद उसे रोजगार नहीं मिलता तो वह बेरोजगार कहलाता है। भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगारी की समस्या दिन पर दिन, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह समस्या व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों के लिए ही चिंता का विषय। क्या बताया? यह बेरोजगारी की समस्या सबसे पहले किसके लिए चिंता का विषय है? व्यक्ति के। और व्यक्तियों से क्या बनता है? समाज बनता है, तो समाज के लिए। और समाज से फिर क्या बनता है? देश बनता है, तो देश की चिंता का विषय है। अब दूसरा हेडिंग लिखते हैं हम बेरोजगारी के कारण। ये कौन से कारण हैं जिसके द्वारा बेरोजगारी बढ़ती है? तो बेरोजगारी के कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या। रोजगार है थोड़ा और काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति है ज्यादा, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि रोजगार के अवसर उतनी तेजी से नहीं। शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी। सबसे पहली चीज क्या है? जो हमारी शिक्षा है उसमें व्यावसायिक शिक्षा कम दी जा रही। ज्यादातर शिक्षा व्यावसायिक देनी चाहिए, जिससे पढ़ लिख करके व्यक्ति अपना सिर्फ नौकरी के लिए, सर्विस के लिए ही पढ़ाई चाहिए। अधिकांश विद्यार्थी केवल डिग्री प्राप्त करते हैं, परंतु उनके पास व्यावहारिक कौशल नहीं होता है। औद्योगिक विकास की धीमी गति, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और तकनीकी मशीनों के बढ़ते प्रयोग से भी रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। कारण क्या है? ऐसी मशीनें तैयार हैं जो सैकड़ों लोगों का कार्य कर दे, तो फिर लोगों का रोजगार कम हो जाएगा। अब बेरोजगारी के दुष्परिणाम, बुरे परिणाम क्या होते हैं बेरोजगारी से? देखिए, बेरोजगारी से व्यक्ति मानसिक तनाव और निराशा का शिकार हो जाता है। जब से रोजगार नहीं, चिंतित रहता है, मानसिक तनाव में रहता है। इससे गरीबी, अपराध, सामाजिक असंतोष बढ़ता है। जब व्यक्ति निठल्ला रहेगा, उसके पास काम नहीं होगा, तो उसका दिमाग कुछ बुरे कारनामों की तरफ भटक जाता है, अपराध बढ़ते हैं। सेवा में हताशा की भावना उत्पन्न होती है, निराश हो जाते हैं, जिससे वे गलत मार्ग की ओर भी बढ़ सकते हैं। राष्ट्र की आर्थिक प्रगति भी प्रभावित होती है। क्या होगा? जिस राष्ट्र में बहुत सारे लोग निठल्ले रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो राष्ट्र के, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि मानव संसाधन का सही उपयोग नहीं हो पाता।
तो ये हो गए बेरोजगारी के द्वारा उत्पन्न दुष्परिणाम पूरे पर। अब देखिए बेरोजगारी के समाधान। बेरोजगारी को हम कैसे मिटाएं, ये समझाया गया है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि समस्या को हटाया जाए। इसके लिए सरकार को नए उद्योग स्थापित करने चाहिए और स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। स्वरोजगार, लोग अपना अपना रोजगार करें। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि युवाओं को कौशल पर आधारित प्रशिक्षण मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण और योजनाबद्ध विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष। अब देखिए अंतिम उपसंहार। अंततः कहा जा सकता है कि बेरोजगारी एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है जिसका समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। यदि सरकार और नागरिक मिलकर ठोस कदम उठाएं तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बेरोजगारी के समाधान से ही देश की उन्नत और समृद्ध सुनिश्चित हुई। अब हम अंतिम निबंध की तरफ चलते हैं। हमने क्या समझा? बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। हाँ, अंतिम निबंध हमने जो संकलित किया है वो क्या है? महाकुंभ 2025। 2025 का महाकुंभ प्रस्तावना देखते हैं। भारत त्योहारों और आध्यात्मिक परंपराओं का देश है। यहाँ अनेक धार्मिक मेले, पर्व मनाए जाते हैं जिनमें कुंभ मेला सबसे प्रमुख है। तीर्थ स्नान बहुत से पर्व मनाए जाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख क्या है? महाकुंभ का मेला। सन 2025 में आयोजित महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आस्था का भव्य स्वरूप प्रस्तुत करता है। यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और एकता का प्रतीक टॉपिक आया है। बताते हैं कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है हमारे भारतवर्ष में। देखिए, प्रयाग, इलाहाबाद। इलाहाबाद का ही नाम क्या है? प्रयाग। फिर दूसरा नगर है हरिद्वार।
तीसरा स्थान नासिक और चौथा उज्जैन। इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला लगता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। तो अब हम इस कुंभ मेला की दूसरी हेडिंग की तरफ चलते। आयोजन स्थल और महत्व। कुंभ मेला का आयोजन स्थान, कहाँ पर कुंभ मेला लगता है और उसका क्या महत्व है। सन 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित हुआ। यह स्थान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती यानी 3 नदियां वहां बताई जाती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। वेणी वेणी धारा, 2 धारा ही दिखाई देती हैं, गंगा और सरस्वती। माना जाता है कि वहां सरस्वती नदी की भी एक अदृश्य धारा है। तो वही कहा गया कि अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम के कारण अत्यंत पवित्र माना जाता है। महाकुंभ 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगता है और 6 वर्ष में अर्धकुंभ लगता है, जिसे कुंभी के नाम से जाना जाता है। और इसका धार्मिक महत्व अत्यधिक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी। कौन से 4 स्थानों पर? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता। क्या बताया? जब देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, समुद्र मंथन के पश्चात अमृत का कलश लिए हुए धन्वंतर प्रकट हुए। अब उस अमृत के लिए देवता और दैत्यों में छीना झपटी होने लगी। गरुड़ जी उस अमृत के कलश को लेकर के उड़ चले। भगवान विष्णु की आज्ञा से गरुड़ जी ने क्या किया कि अमृत का कलश लेकर के वहां से उड़ चले और दैत्य अमृत पीने के लिए उनके पीछे चल दिए। इन 4 स्थानों पर गरुड़ के साथ दैत्यों का युद्ध हुआ और लड़ते झगड़ते समय कुछ थोड़ा थोड़ा अमृत इन 4 स्थानों पर गिर गया। उसी अमृत को प्राप्त करने के लिए कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये पौराणिक कथा है कुंभ मेले के बारे में। हाँ, 2025 महाकुंभ की विशेषताएं देखिए क्या है कि 2025 के महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से संगम में स्नान करने पहुंचे। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे प्रमुख स्नान पर्वों पर विशेष भीड़ देखने को मिलती है। साध संतों की शोभा यात्राएं, अखाड़ों की पेशवाई और धार्मिक प्रवचन इस मेले की विशेष आकर्षण रहे हैं। सरकार द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और आवास की विशेष व्यवस्था की गई थी। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर व्यवस्था को और सुचारू बनाया। अब देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक, कुंभ मेले का सामाजिक महत्व और सांस्कृतिक। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समागम भी है। यहाँ विभिन्न राज्यों की संस्कृति, कला और परंपराएं देखने को मिलती हैं।
ये है मेला भारत की विविधता में एकता। क्या बताया? विभिन्नता में एकता जो भारतीय संस्कृत का सबसे मुख्य गुण है। भारतीय संस्कृत का प्रमुख गुण क्या है? विभिन्नता में एकता, विविधता में एकता की भावना को सशक्त करता है। अब हम इसका अंतिम हेडिंग लिखते हैं, निष्कर्ष या उपसंहार। देखिए, अंततः कहा जा सकता है कि 2025 का महाकुंभ मेला आस्था, श्रद्धा और भारतीय संस्कृत का यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को भी मजबूत करता है। महाकुंभ मेला भारत की गौरवशाली परंपरा का जीवंत उदाहरण। इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा और मैं समझता हूँ कि इन 5 संकलित निबंधों में से अवश्य ही बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिले। ये सिर्फ कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिर्फ ये देखा जाए कि कक्षा 10 लिखा है, अरे निबंध तो वही है, 10 में भी आएगा और 12 में भी सकता है। दोनों ही दर्जे के विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी सिद्ध होंगे। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सहजता और सरलता से। कल अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।